नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज मैं गणित विषय का एक चैप्टर है औसत, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि अपना तो मुद्दा एक ही रहता है कि फालतू बातें न करके सीधा पॉइंट की बातें की जाएं। और इस चैप्टर में शायद आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा होगा, तो पहले अगर पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा हो तो दोनों को ही, इस चैप्टर को मैं ठीक से समझा पाऊँ ऐसा प्रयास करूँगा। चलिए सीधी बात, नो बकवास। देखिए, तो पहला सवाल है कि दो संख्याओं का औसत p है, यदि पहली संख्या q हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो सबसे पहले तो आप देखो, मेरी दो बातें यहाँ समझने का प्रयास करना। पहली बात कि औसत निकालने का जो सामान्य सूत्र है वह क्या है। तो अगर आपको दिए गए किसी भी डाटा का औसत निकालना है तो औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो किसी भी सवाल से सामान्यतः औसत ज्ञात करने का सामान्य तरीका है। अब यहीं से देखो, अगर मैं आपको दो बातें समझाने का प्रयास करूं तो ये जरूर समझिएगा कि अगर कभी हमें पदों का योग निकालना पड़े तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। अतः ये डाटा स्पष्ट हो जाता है औसत गुणा पदों की संख्या। ठीक, तो यहां से दो बातें आप दिमाग में रखिए। पहला, औसत अगर निकालना है तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब सवाल आता है कि यही फॉर्मूला क्यों? तो औसत का तात्पर्य क्या होता है? तो औसत का अगर मैं आपको मतलब सिखाने का प्रयास करूं तो सीधी बात दिमाग में रखनी है कि दिए गए आंकड़ों को समान रूप से विभाजित करना, समान रूप से विभाजित करने की अवधारणा औसत कहलाती है। मैं सवाल पे भी आऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले मैं इस टॉपिक का कम से कम शब्दों में आपको बेसिक समझा सकूं, क्योंकि अगर एक बार थोड़ा सा डाटा मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा ना, तो मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिए। जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है, एक के पास 200 रुपए है, एक के पास कुछ नहीं है। तीन व्यक्ति हैं, एक के पास 100 रुपए है, एक के पास 200 रुपए है और एक के पास कोई धनराशि नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि ये पैसा तीनों में ही बराबर बट जाए। तो आप सोच के देखिए एक बार, आप क्या करिएगा, आप सीधा सा ये सोचेंगे कि देखो सर, टोटल तो हो गया 300, आप ही बोलेंगे, और 300 को बांटना 3 हिस्सों में। तो सीधा सीधा ऐसा करो कि 300 में 3 का भाग दे दो। मैं कहूंगा क्यों? तो आप बोलेंगे ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति के पास समान रूप से विभाजित हो जाएगा आंकड़ा। मैं भी समझ जाऊंगा, आप भी समझ जाएंगे। इसीलिए आपने क्या किया, पहले किया पदों का योग, फिर क्या किया, पद है 3, भाग दिया कितने का, 3 का। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। क्लियर मेरी बात? चलिए, अगर पदों का योग, बात को समझना है, औसत गुणा पदों की संख्या क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ऐसा हुआ था ना, हम लोग पिछली बार, मैं और आप, हम सब लोग मिलके बारात में गए थे, जहां हम कुल मिला के 600 लोग थे बारात में, और 600 लोगों में से प्रत्येक को भेंट स्वरूप 10 रुपए मिले थे। तो लोग कितने गए थे? 600, प्रत्येक को मिले थे 10 रुपए। अर्थात जिसने विवाह किया उसको कितनी धनराशि बांटनी होगी? तो आप एक झटके में बता दोगे कि 6000। फिर मैं पूछूंगा भैया 6000 कैसे? तो आप बता दोगे कि 600 का गुणा 10 में किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पदों का योग बराबर होता है औसत
गुणा पदों की संख्या। क्या मैं ये स्पष्ट कर पा रहा हूं? बिल्कुल। तो ये दोनों अवधारणाएं आपके लिए स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात करते हैं सीधे सवालों में। बाकी जो भी सामान्य तरीके, टेक्निक, शॉर्ट ट्रिक जो भी आती हैं वो सब मैं सवालों में आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रयास करेंगे कम समय में ज्यादा सवाल कराने की। हालांकि पूरा प्रयास इस बात पे करेंगे क्योंकि ये गणित है, उस तरह का चैप्टर नहीं है कि मैं केवल कराता जाऊं। अब मेरे लिए करना बहुत आसान है, लेकिन आपको समझाने के तरीकों पे ज्यादा गौर करूंगा। ठीक है, तो जितने सवाल हो पाएंगे प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है कि दो संख्याओं का औसत p है, तो जब जब आपको औसत और पदों की संख्या दी जाए, जब जब आपको औसत और पदों की संख्या दी जाए, तब तब आप निकाला करिए पदों का योग। देखिए दो संख्याओं का औसत p है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 2 गुणा p। पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। देखिए पहली संख्या q है, दूसरी बताइए। पहली संख्या q है, दूसरी बताइए। फिर से समझेंगे, दो संख्याओं का औसत p है, तो योग कैसे निकालेंगे? 2 गुणा p। पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। वेरी गुड। तो 2 गुणा p बराबर एक संख्या q है, दूसरी पता नहीं। अब ये q इधर ले आइए, क्योंकि हमें वैल्यू दूसरी संख्या की निकालनी है। तो हमारा जो दूसरा पद जिसकी खोज में हम निकले हैं, वह आंसर क्या हो जाएगा? 2p माइनस q हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सामान्य सा विशिक्षा सवाल है कि 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे 20 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं को निकालने का। अभाज्य कौन सी होती हैं? जो स्वयं और किसी अन्य एक संख्या से विभाजित होती हैं, अभाज्य कहलाती हैं। चलिए तो 20 के बाद पहली अभाज्य आएगी 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, फिर 32, 33 अभाज्य है क्या? नहीं है। 34, 35, 36, फिर आएगी 37, 38, 39, 40 अभाज्य नहीं है। 41, 42 अभाज्य नहीं है लेकिन 43 है। 44, 45, 46 अभाज्य नहीं है लेकिन 47 है। तो ये संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल मिला के 7 अभाज्य संख्याएं हैं और इनका निकालना है हमें औसत। देखिए क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कोई समांतर व्यवस्था नहीं बन पा रही होती है, ये कभी भी समांतर श्रेणी में स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। यही वजह है कि अभाज्य संख्याओं को कभी भी डायरेक्ट शॉर्टकट से नहीं बनाया जा सकता। हाँ, हम लोग प्रयास करेंगे दो बातें समझने का। जैसे पहला तो सामान्य तरीका है जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर आंकड़े दिए जाएं तो औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? बढ़िया। चलिए पदों का योग कर लेते हैं, आराम से समझना है। 7 और 3 10 और 1 11, 7 18 और 1 19 और 9 38, सॉरी 19 और 9 28 और 3 31, कैरी हुआ 3, 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15, 3 18 और 3 21 और 2 23 और 2 25, 251। एक बार हम लोग इसको दोबारा से जांच लेंगे। देखिएगा दोबारा से, तो दोबारा से जांचें अगर आप। 7 और 3 10 और 1 11, 7 18 1 19 9 28 और 3 31 का 1, कैरी हुआ 3, 3 और 4 7 और 4 11 4 15, 3 18 3 21 2 23 और 2 25। बिल्कुल क्लियर। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, है ना? तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ये अवधारणा यहाँ पे लगाई जाएगी। चलिए तो भाग देंगे अगर हम, तो 7 का भाग दीजिए 25 में 3 बार, 21 हो गया, कट गया, बचा कितना? 4, 41। तो 7 का भाग 41 में देंगे 5 बार, रिमाइंडर शेष कितना बचेगा? 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, 35 सही, 6 बट्टे 7। एक तरीका और है समझने का प्रयास करना कि औसत का तात्पर्य हमने क्या सीखा कि किसी भी
कोई भी जो आंकड़ा दिया गया है उसको सामान्य तरह से विभाजित करना ही कहलाता है औसत। तो मुख्य और इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं कि कोई भी एक डाटा ले लो जो आपका मन करे। जैसे यहां से मैंने मान लिया कि हमें सब जगह 31-31 बांटना है। आराम से मेरी बात को समझिएगा, क्या मतलब हुआ मैं समझाऊंगा ध्यान से। ऐसा करिए, मान लीजिए कि जितने भी लोगों के पास जितनी भी संख्याओं की जो वैल्यू है वो सभी संख्याओं की वैल्यू को 31 बनाना है। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, कोई भी एक नंबर अगर 31 बनाना है तो भैया मेरे क्या देखो समस्या आएगी। 31 बनाने के लिए 23 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ 8 कम पड़ रहे हैं, 29 में 2 कम पड़ रहे हैं, 31 में न कोई कम है न कोई ज्यादा है, 37 के पास 6 ज्यादा है, हमें इसका 31 बनाना है। यहाँ 10 ज्यादा है 41 बनाना है, यहाँ 12 ज्यादा है 43 बनाना है, और यहाँ 16 ज्यादा है। आराम से मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। इस पूरे आंकड़े को क्रमबद्ध करने के बाद हमें ये पता चला कि सबके पास 31 बनाया जा सकता है अगर ये विषमताएं खत्म कर दी जाएं तो। कैसी विषमताएं, कैसा करो, 8 और 2 10 नेगेटिव है, ये वाला 10 इन दोनों को दे दो। अपनी भाषा में कह लो, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। अब डाटा कैसा बचा, पॉजिटिव। कितना, 12 और 6 18 और 16 34 बचा। अब अपने पास बचा 34 जो बांटना है कितने लोगों में, 7 लोगों में। जो भी अतिरिक्त आंकड़ा बचेगा वो है तो उन्हीं 7 का, अतः बांटना उन्हीं 7 में है। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? बढ़िया। तो यहां से आप समझ पाएंगे कि हो गया 31 प्लस 7 चौके 28 बचा 6, और 31 और 4 को जोड़ लेंगे तो उत्तर हमारा 35 सही 6/7 आ जाएगा। तो आप चाहे तो सामान्यतः निकाल लें पदों का योग बट्टे पदों की संख्या से, अथवा आप चाहे तो कोई भी एक मध्य संख्या लेके उस आधार पर उसको वर्गीकृत कर लें, जो आपको उचित लगे उस आधार पर सवाल को हल किया जा सकता है। स्पष्ट हो रही है मेरी बात? बढ़िया। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल अगर हम देखें, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। लिखा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अब देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बात से यहाँ पे समझेंगे, गौर से समझना। देखो कि यदि संख्याएं समांतर क्रम में हो, यदि संख्याएं समांतर क्रम में हो तब औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। यदि पद समांतर क्रम में है तब औसत बराबर प्रथम पद तथा अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। दूसरी बात, यदि पद समांतर क्रम में हो तो औसत को ही कहा जा सकता है मध्यमान। क्या मतलब हुआ मैं अभी समझाऊंगा, पहले ये बात समझ लेंगे फिर सवाल पे आएंगे, ठीक है। तो यदि पद समांतर क्रम में है तो औसत निकालने के लिए तरीका अपनाया जा सकता है पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा। अब आप बोलेंगे ये क्या नया बवाल है, तो ये बवाल नहीं है, यही सॉल्यूशन है। समझिए, जैसे मैंने कुछ संख्याएं ले ली, मैंने संख्या ले ली 2 8 14 20 और 26। समांतर क्रम क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो देखो यहाँ कितना बड़ा 2 से 8 तक 6, आगे बताओ 6, उससे आगे 6 और उससे आगे 6। लगातार क्रम में जो वृद्धि हो रही है वो कैसी हो रही है, समान। यदि क्रमिक वृद्धि समान रूप से की जा रही है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पद समांतर क्रम में है। अब सुनिएगा गौर से,
समझना मुझे और आपको ये है कि अगर हम यहां से औसत निकालने का प्रयास करें तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। इस बात पे आऊंगा बाद में, ठीक है। देखो, तो पदों का योग करेंगे तो 8 और 2 10 और 14 24 और 20 44 और 26 70, है ना। अब 44 और 26 70 हो गए, 70 में कितने का भाग देंगे, 5 का, है कि नहीं। तो पहला तरीका अपने पास क्या है कि पदों का योग कर लीजिए, 2 + 8 + 14 + 20 + 26 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से हमारा जवाब क्या आ गया, 14। अब बात को समझिए, अगर मैं बोलूं कि अगर पद समांतर क्रम में है तो क्यों ना पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा कर दो। आप गौर से देखिए, उत्तरों में समानता है कि नहीं, बिल्कुल है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर पद समांतर क्रम में है तो क्यों ना बीच वाली संख्या ले लो। बीच वाली संख्या, टोटल 5 पद हैं, 2 आगे के छोड़ दो, 2 पीछे के छोड़ दो, तो औसत क्या निकलेगा, 14। तो देखो, समांतर क्रम में अगर संख्याएं हैं तो औसत निकालने के 2 नायाब तरीके, पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा, दूसरा मध्य पद, डायरेक्ट ढूंढ लो मध्य पद। अगर मध्य पद निकाल पाना आसान है तो उससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि हर एक सवाल में मध्य पद निकालना आसान नहीं रहेगा, अभी आगे समझाऊंगा, तो वहां समस्या खड़ी हो जाएगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्या समस्या खड़ी हो जाएगी कि पद बहुत ज्यादा है, लिख नहीं सकते तो बीच का पद ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तरीका है ना, पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा। क्या समझ पाए? चलिए, अब हम तो अगर पद समांतर क्रम में है तो औसत निकालने के 3 तरीके। बेसिक जो आपका होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, दूसरा है पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा, और तीसरा होता है औसत ही क्या कहलाता है, मध्यमान, मिड वैल्यू, मीडियन। तो इफ एवरेज कैन बी कॉल्ड एज मीडियन व्हेन टर्म्स आर गिवन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर पद समांतर क्रम में है तो ऐसा किया जा सकता है। अब मेरी बात पर आ जाइए आगे गौर से, यहां जो सवाल है उस पर गौर कीजिए बाबूजी। यहां लिखा हुआ है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं कि प्राकृतिक वे होती हैं, देखो 1 से शुरू होती हैं और कहां तक लेनी है, 100 तक। अब मुझे सोच के बताओ बाबूजी कि 1 से 100 तक सभी पूरी काउंटिंग लिख पाना यहाँ पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या मध्यपद निकाल पाना पॉसिबल है? नहीं है। फिर निकालेंगे अपना ब्रह्मास्त्र। कि अपना ब्रह्मास्त्र क्या है कि जब जब पद समांतर क्रम में हो, सवाल फिर खड़ा हो गया, समांतर क्रम चेक करो, 1 से 2, 1 बड़ा आगे, एक तो बढ़ रहा है। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं क्रमिक हों लेकिन, ठीक है, विषम संख्याएं ये सब हमेशा समांतर क्रम में ही होती हैं यदि क्रमिक रूप से दी जाएं तो। आगे बात समझ में? अभाज्य संख्याएं समांतर क्रम में होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए देखो, तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो समांतर क्रम में तो कैसे निकालेंगे, पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा। तो क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वह है पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा, अर्थात हमारा आंसर 50.5 हो पाया। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ूं। देखिए, आप स्क्रीनशॉट या फिर डाटा को नोट करना चाहें करते जाएं, ठीक है। मैं हट ही जाता हूं थोड़ी देर के लिए। चलिए आगे देख लीजिए, अगला जो सवाल है उस पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब समझिए, वर्गों का औसत, तो जब जब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर औसत पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करना है n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है।
तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n क्या है, 10 है। n कितना है, 10 पूछी है ना, 10 है, तो 10 और 1 11, 10 गुणा 20 और 1 21, 2 गुणा 10 सॉरी 2 गुणा 10 और 1 21 डिवाइडेड बाई 6। 3 से कट गया 2 बार, 3 से कटा 7 बार, 11 गुणा 7 77, और 77 में 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 38.5। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? तो जब जब आपको पूछा जाए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तब तब आप ये अप्लाई कर दिए करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है बेसिक सा, बेहद शानदार सवाल है लेकिन बेसिक है कि 8 रुपए, ये तो सवाल नंबर 5 है। ठीक है, हाँ, 8 रुपए 3 रुपए 80 पैसे तथा 50 पैसे का औसत क्या है? तो सवाल मुश्किल नहीं है लेकिन जो डाटा है रुपए और पैसे में है, अतः कैसे सॉल्व करेंगे, बात को मेरी को समझने का प्रयास करना। देखो, तो यहां औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि संपूर्ण डाटा को पैसे में बदल लेंगे। जैसे 8 रुपए, तो 8 रुपए को पैसे में अगर बदलोगे तो कितने हो जाएंगे, 800 पैसे। 3 रुपए 80 पैसे को 380 पैसे, और 50 पैसे को 50 पैसे डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि पदों की संख्या 3 है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि यहाँ क्यों नहीं लगाया पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा, क्योंकि पद समांतर क्रम में नहीं है बाबूजी। अगर पद समांतर क्रम में होते तो मैं डायरेक्ट ही बता देता मध्यमान, लेकिन ऐसा नहीं है। अतः स्पष्ट हो पा रहा है आपको, पदों में कोई किसी प्रकार की समानता उपस्थित नहीं है, अतः डायरेक्ट लगाएंगे पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया, 8 और 3 11, तो टोटल हो गया 1230 बट्टे 3, अर्थात आंसर आ जाएगा 410 पैसे। तो इस सवाल का जवाब हो गया 410 पैसे, अर्थात उत्तर लगाएंगे 4 रुपए 10 पैसे। क्लियर? तो हम लोग 3 बातें सीखे। पहली बात, पदों में कोई संबंध नहीं है तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या से निकलेगा औसत। पदों में संबंध है, समांतर क्रम में है, तो पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा कर देना। यदि पदों में संबंध है यानी समांतर क्रम में है, पद है 5 है 7 है, मतलब छोटा ही संख्या में ऐसी संख्या दी जाए छोटी मोटी जो हम लिख सके, तो मध्यमान ही औसत का काम करेगा। क्लियर है? नहीं तो पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा हर उस सवाल में लगा सकते हैं जहां पद समांतर क्रम में मौजूद हो। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है आपको? ठीक है ना, चलिए बढ़िया। बाकी कोई भी समस्या बेहिचक कमेंट सेक्शन में बता देना। इसकी अगली क्लास में उन सवालों का डाउट ले लूंगा। आज की क्लास छोटी रखूंगा क्योंकि पहली क्लास है, आप इसे देख लें, समझ लें, जहां जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि इसके अगली जो कक्षा होगी उसमें मैं आके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लगभग 70-80 सवाल के करीब पढ़ाऊंगा, तो 2 या 3 कक्षाओं तक हम ये सवाल रखेंगे। मैं प्रयास करूंगा आपको पूरा समझाने का। देखो, थोड़ा तेज इसीलिए चल रहा हूं ताकि सवाल ज्यादा करा सकूं। ठीक है, चलिए अगले सवाल। अगला लिखा है कि 18 15 x 22 28 31 का औसत 21 है। तो मैंने क्या समझाया, देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 अलग अलग संख्याएं हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा, 21 गुणा 6। 6 संख्याएं हैं जिनका औसत 21 है, तो पदों का योग कितना होगा, 21 गुणा 6। ऐसे समझने में दिक्कत है तो ऐसे समझ लो। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग वट्टे अपॉन पदों की संख्या। बराबर कितना हो गया, 21 डिवाइडेड बाई 1। फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब समझ लो एक ही बात है, ठीक है, उसको लेके लोड नहीं लेना। देखो अब 22 और 18 40, 40 और 15 65, 65 और 28 तो 65 और 20 85 और 8 93, 93 और 1 94, तो टोटल हो गया आपका 114। ठीक है, सॉरी 114 प्लस x, 114 प्लस x बराबर हो गया 126। एक बार दोबारा जोड़ लेंगे, ठीक है। 8 और 1 9 2 11 5 16 और 8 24 के 4 कैरी हुआ 2, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 2 11, सही है।
तो 114 प्लस x बराबर 126 है, तो x बराबर कितना आ गया 12, क्योंकि जब आप उसको ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतर करोगे, तो ये वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल वही रैंडम सवाल है। क्या दिया गया कि 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और हम लोगों ने क्या सीखा? औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो यहां भी वही बात अप्लाई करेंगे, पदों का योग। चलिए पदों का योग कर लेते हैं, ठीक है। 9 और 6 15, 5 20 और 8 28, 3 31 और 1 34 और 4 38 और 5 43 और 2 45 और 7 52, ठीक है। दोबारा गिन लेते हैं। 9 और 6 15, 5 20 और 8 28 और 3 31 और 1 32 और 4 36, 5 41 और 2 43 और 7 50। गलत हो गया था, 50 हो रहा है। 0 5 कैरी हो गया। 11 5 16 7 23 6 29 5 34 3 37 और 8 45 45 और 12 57 और 8 65 और 10 65 और 10 75 75 और 9 84। तो 840 हो गया, लेकिन एक अंक पहले दशमलव है, इसलिए ये 84 रह गया। पदों की संख्या कितनी है? 10, और औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। 84 को 10 से भाग दोगे तो आंसर 8.4 आएगा। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है भैया, बहुत गौर से समझना कि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ABCDE जो है 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो क्रमागत होती है ना, जैसे यहां देखो क्या लिखा है, क्रमागत विषम संख्याएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है। अगर पहली संख्या a है तो अगली b क्यों है? अगली a+2 होनी चाहिए। सवाल मन में आएगा, तुरंत मन में आएगा कि ऐसे कैसे, a+2 क्यों होनी चाहिए जब b है? तो देखो इसका सॉल्यूशन, नाराज मत हो। पहली संख्या अगर विषम हो तो 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 9 होती है, फिर 11 होती है। तो पहली विषम संख्या 1 होती है, लेकिन हम 3 कहीं से शुरू कर ले, 1 से 3 तक पहुंचे, 2 बढ़े, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, यानी क्रमिक विषम संख्याएं अगर हैं तो उनमें 2 का अंतर होता है। अतः पहली विषम संख्या अगर a है तो अगली वाली a+2 होगी। स्पष्ट? तो a हो गया, a+2 हो गया, उससे अगली a+4 होगी, उससे अगली a+6 होगी, और उससे अगली a+8 होगी। अब ये 5 क्रमिक विषम संख्या हो गई, और मैंने क्या सिखाया था कि अगर संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी गणना के योग्य हैं, तो औसत हमेशा क्या होता है? मध्यमान, क्योंकि यहां पदों में डिफरेंस समान है। समान कैसे निकला भैया? निकला ना, कैसे निकला? सब में 2 2 ही तो बढ़ता जा रहा है, तो डिफरेंस हो गया समान, अतः औसत हमारा हो गया a+4। आप गलती से ऐसे सवाल में पेपर में लगा दोगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि इसका उत्तर a+B+C+D+E होना चाहिए बट्टे 5, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है भैया, देखिएगा, 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए 50, तो यहाँ 50, पहले सवाल को सही कर ले रहे, 50 नहीं, प्रथम 50, ठीक है। 50 नहीं होगा, यहाँ पे सही जवाब होगा प्रथम 50, ठीक। प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए पहली विषम संख्या होती है 1, दूसरी होती है 3, तीसरी होती है 5, चौथी होती है 7, पांचवी होती है 9, ऐसे ही 50वीं कितनी होगी? 99। कैसे पता? आराम से समझिए। पहली सम संख्या बताओ 2, दूसरी 4, तीसरी 6। अब देखो पहली सम संख्या 2 होती है, विषम उससे जस्ट एक कम है, दूसरी 4, तीसरी 6 से एक कम, चौथी 8 से एक कम, पांचवी 10 से एक कम, तो 50वीं 50 गुणा 2 यानी 50वीं सम संख्या हो गई 100। तो 50वीं विषम कितनी हो गई? 100 से पीछे वाली, यानी कि 99। क्लियर? अब एक बात दिमाग से सोचना, गौर से,
अगर ये संख्याओं पर गौर करोगे तो ये समांतर क्रम में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये संख्याएं समांतर क्रम में हैं तो यहां से हम लोग औसत कैसे निकालेंगे? औसत बराबर पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा। तो मेरा और आपका जवाब इतना आ जाएगा 50। क्लियर? तो यहां से सीधी बात है, आप एक नोट करना कि अगर कभी आपको पूछे एग्जामिनर के प्रथम n क्रमागत, अगर एग्जामिनर आपको कभी भी पूछे कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो हमेशा उसका जवाब देना n। मतलब प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 60 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 60 है, प्रथम जितनी भी बोले प्रथम 500 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 500 ही है। तो जितना पूछा जाए उतना ही आता है। आता कैसे है? ये मेथड है। पेपर में कैसे करना है? डायरेक्ट करना है। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? चलिए बढ़िया। तो आज की क्लास मैंने बोला छोटी रखेंगे तो इतनी रखते, मैंने केवल 9 सवाल और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अब इससे अगली कक्षा में अगले सवालों के साथ। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।